नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अटल आवासीय विद्यालयों के लिए शैक्षणिक सत्र 2024-25 के उसका शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया। उन्होंने कहा कि यह पहल शिक्षा के क्षेत्र में एक सकारात्मक कदम है और विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने में सहायक। सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। ये हमारा सौभाग्य है कि अटल आवासीय विद्यालय हम लोगों को ऐसे समय में शुभारंभ करने का अवसर प्राप्त हुआ जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रजिस्टर्ड श्रमिकों की बच्चों की समस्या और उनके शैक्षिक उत्थान के लिए देश भर को आह्वान किया था कि इसके लिए कुछ किया जाना चाहिए। और इस पूरे पवित्र कार्यक्रम के लिए इससे अच्छा अवसर हमारे लिए नहीं हो सकता था कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी वर्ष के शुभ अवसर पर हम लोगों ने गत वर्ष प्रदेश के 18 मंडलीय मुख्यालयों पर 18 अटल आवासीय विद्यालय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से प्रारंभ किए। आपने इन अटल आवासीय विद्यालयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को प्रथम चरण का कार्यक्रम शुभारंभ होने के साथ साथ द्वितीय शैक्षिक सत्र का शुभारंभ करने के लिए आज हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं। मैं लखनऊ, सहारनपुर, मेरठ, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, झांसी, बांदा, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, आजमगढ़, गोरखपुर, बस्ती, अयोध्या और लखनऊ, इन सभी 18 मंडलीय मुख्यालयों पर, जिसमें मेरठ का विद्यालय बुलंदशहर में और झांसी का ललितपुर में संचालित है। मुरादाबाद निर्माणाधीन है और बरेली का भी निर्माणाधीन है, लेकिन एक साथ 18 जिला मुख्यालयों पर, उन मंडलीय मुख्यालयों पर 18 अटल आवासीय विद्यालय संचालित हो चुके हैं, जिसमें मुरादाबाद के बच्चे बुलंदशहर में और बरेली कमिश्नरी के बच्चे लखनऊ अटल आवासीय विद्यालय में भी अध्ययन कर रहे हैं। नए सत्र में, अगले नए सत्र में वे सभी अपने विद्यालयों में जाएंगे। इस अवसर पर नए शैक्षिक सत्र के लिए मैं आपको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और आज उनके प्रदर्शन को भी देखा होगा। एक लघु झांकी सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से आपने देखी होगी। स्वर्गीय अटल जी एक ही बात कहते थे कि अशिक्षा और अभाव से जो समाज सफलतापूर्वक उसका मुकाबला कर ले, उसको सुरक्षित और समृद्ध होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। याद रखना, ये अभाव और अशिक्षा, ये दोनों समाज के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अभाव आता है गरीबी से, अकर्मण्यता से, अराजकता से, भ्रष्टाचार से, आपसी बंटवारा से। और जहां भी भ्रष्टाचार होगा, अराजकता होगी, अभाव होगा,
वहां पर जंगल राज भी होगा, अव्यवस्था होगी, असुरक्षित माहौल होगा, किसी का सम्मान नहीं होगा और अशिक्षा है। इसलिए जब समाज को अच्छे बुरे की जानकारी न हो, जब समाज को सही दिशा में नेतृत्व न मिले, तो अशिक्षा जैसी बुराइयां फिर तेजी के साथ फैलती हैं और समाज का एक बड़ा तबका जब इसकी चपेट में आता है तो फिर गरीबी, भूखमरी, अभाव, ये सारी विकृतियां समाज के सामने देखने को मिलती हैं। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से ही चर्चा में बनी रहती है, फिर चाहे यहां के मुखिया योगी आदित्यनाथ की बात हो या बसपा सुप्रीमो मायावती की हो या यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बात ही हो, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा चर्चा मायावती और अखिलेश की होती है। वो कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। एक कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, दूध का जला भी छाछ फूंक फूंक कर पीता है। जी हाँ, समाजवादी पार्टी से 2 बार गठबंधन करने वाली बसपा मुखिया मायावती अब पछता रही हैं। बहन जी अतीत के पन्ने फिर पलट रही हैं। गठबंधन के दौरान मिले दुख दर्द से सभी को रूबरू करवाया है और सपा पार्टी के राज में महिलाओं और दलितों के साथ क्या कुछ किया गया, इसकी पटकथा अपनी बुकलेट में लिख रही हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने 2019 लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ने के पीछे की वजह बताई है। मायावती ने कहा कि लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद पार्टी को 10 सीटें मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी के खाते में 5 सीटें आई थी। मायावती का कहना है कि चुनाव परिणाम के बाद अखिलेश यादव ने फोन उठाना ही बंद कर दिया था, जिसके बाद पार्टी का स्वाभिमान बचाने के लिए उन्होंने समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ दिया था। ये दावा उन्होंने अपनी बुकलेट में किया है, जिसे उपचुनाव से पहले पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में बांटा जा रहा है। मायावती द्वारा लिखे गए इस बुकलेट में उन्होंने सपा से 2 बार गठबंधन टूटने की वजह भी बताई है। उन्होंने इसे पार्टी के सम्मान से जोड़ा। उनका ये कहना है कि 2019 लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उनका फोन उठाना बंद कर दिया। यह अनदेखी पार्टी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाली थी। इस वजह से गठबंधन तोड़ने का फैसला लिया गया था। ये तो थी अखिलेश के साथ गठबंधन की कहानी। तो वहीं जब मुलायम सिंह और काशीराम के बीच गठबंधन हुआ, तब आपको याद होगा कि एक अजीबोगरीब नारा दिया गया था। नारा था कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये तो स्लोगन मात्र था। खैर, इसके बाद मुलायम सिंह यादव जीते और उसके बाद हुआ गेस्ट हाउस कांड। मायावती ने बुकलेट में गेस्ट हाउस कांड का भी जिक्र किया है और दुख जताया है। बुकलेट में उन्होंने ये भी साफ किया कि गेस्ट हाउस कांड के बावजूद क्यों समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया था। उन्होंने कहा कि यूपी में बीजेपी को रोकने के लिए अखिलेश यादव ने उनकी पार्टी की पुरानी गलतियों को भूलकर दोबारा मौका देने की बात की थी, लेकिन उसके बाद उनके स्वाभिमान पर आघात पहुंचाया गया। इतना ही नहीं, बहन कुमारी मायावती ने समर्थकों से सपा के पीडीए से सावधान रहने को भी कहा है। आगामी यूपी उपचुनाव की तैयारी में जुटी बीएसपी ने एक 59 पेजों की बुकलेट छपवाई है। इसमें पार्टी कार्यकर्ताओं और बसपा समर्थकों को पार्टी की रणनीति से रूबरू कराने की कोशिश की गई है। ऐसे में ये बुकलेट कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा है ताकि उन्हें पिछले कुछ सालों में लिए गए मायावती के अहम फैसलों के पीछे की वजह बताई जा सके और बताया कि बसपा ही दलितों की सबसे बड़ी हितैषी पार्टी है। इस बुकलेट पर सियासत भी अब तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी ने बसपा प्रमुख के आरोपों का खंडन किया है। बहरहाल, मायावती का यह खुलासा आने वाले उपचुनाव और विधानसभा चुनाव में क्या कुछ असर डालता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉच।
तो वहीं लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि जहां लूट होगी वहां विकास नहीं होगा। अयोध्या के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद। अयोध्या में जमीनों की लूट हो रही, जब अयोध्या में लूट तो फिर कहां छोड़ेंगे ये भाजपाई। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। परिणाम यह है कि अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर के लूट में लग गए हैं, और जहां लूट होगी वहां विकास नहीं होगा। जहां लूट होगी वहां विकास नहीं होगा। और हम अपनी पार्टी के नेताओं का धन्यवाद देते हैं कि अयोध्या का काला चिट्ठा लूट का जो उन्होंने आज बताया है, जानकारी दी है, ये केवल अयोध्या का नहीं है। अगर अयोध्या जैसी पावन धरती पर ये भारतीय जनता पार्टी के लूट कर सकते हैं, तो आप सोचिए उत्तर प्रदेश में और जिलों में कितनी लूट हो रही होगी। अयोध्या जैसी पावन धरती पर जो किसान स्वयं ऐसे अच्छे कार्य के लिए जमीन देना चाहते थे, जिस समय मांग थी कि सर्किट रेट बढ़ाया जाए, इनको मुआवजा दिया जाए, सरकार ने किसानों को कहीं मुआवजा नहीं दिया जो उनकी मांग थी उसके अनुसार। लेकिन जब गरीब किसान भोले भाले लोगों से जमीन ले ली, जब दूसरे लोगों के पास जमीन पहुंच गई और अपने लोगों के पास उनके जमीन पहुंच गई, उसके बाद अयोध्या का सर्किट रेट से लेकर के सब बढ़ा दिया गया। क्या ये राजस्व की क्षति नहीं है? और मुझे खुशी है इस बात की कि तमाम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की सूची और अधिकारियों ने जिन्होंने जमीन ली है, उनकी रजिस्ट्रियों की कॉपी हमें दी है। ये रजिस्ट्रियों की कॉपी है। और यही नहीं है, बहुत बड़ी संख्या में फाइल में है ये सब। केवल यही लूट नहीं हुई, सेना जैसी जो डिफेंस है, उस डिफेंस की जमीन से कोई छेड़खानी नहीं करता। कभी इस डिफेंस की जमीन की तरफ कोई नहीं देखता। और जहां पर फायरिंग रेंज थी, जहां पर आर्टिलरी या और अभ्यास के लिए इस्तेमाल जमीन होती थी, उस जमीन को भी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बेच दिया। और अपनी हार के कारण जनता को दुख देने के लिए, जनता को परेशान करने के लिए रेलवे अलाइनमेंट भी बदल दिया। जो अलाइनमेंट पहले था उसमें किसी गरीब की ज्यादा जमीन नहीं जा रही थी, किसी का कारोबार नहीं खत्म हो रहा था। लेकिन जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने कि अब चुनाव हार गए हैं, सरकार उनकी है, तो हम रेलवे का भी अलाइनमेंट बदल देंगे। और रेलवे का अलाइनमेंट भी बदलने की काम चल रहा है, जिससे कि गरीबों की जमीन वो छीनने, घर मकान जो सदियों से रह रहे हैं, सदन से लेकर के और संघर्ष के बीच में भी जाना पड़ेगा, तो समाजवादी लोग पीछे नहीं रह सकते। और भाजपा ने तो इतने इनकाउंटर किए, उत्तर प्रदेश को फर्जी इनकाउंटर की राजधानी बना दी इन्होंने, फर्जी इनकाउंटर की राजधानी बनकर के। और फिर नकारात्मक दिल वाले और दिमाग विनाश कर सकता है, विकास नहीं कर सकता। जिसकी सोच नकारात्मक हो और जिसका दिल और दिमाग नकारात्मक हो, वो विनाश ही कर सकता है, विकास नहीं कर सकता। और फिर जो हार्टलेस है उससे उम्मीद भी क्या करनी है? जो हार्टलेस है उससे उम्मीद क्या करें हम लोग? हालांकि वो वीडियो नहीं चलाना मैं चाहता हूं जो जिसमें भाषा क्या इस्तेमाल की गई है। जहां ये सरकार लूट कर रही है, वहीं इनकाउंटर करके डराना चाहती है और केवल बदनाम करने के लिए जानबूझ करके ढूंढ ढूंढ करके
कि कौन है, किसको एनकाउंटर किया जाए, वो भी अधिकारी बैठ करके रणनीति बनाते हैं। सोचो, जो रात भर बैठ करके रणनीति बनाएंगे, उनसे क्या उम्मीद करोगे न्याय की आप? तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। लखीमपुर के फूहल बेहड़ सहकारी समिति पर गुरुवार को नामांकन के दौरान श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक मंजू त्यागी ने सदर एसडीएम अश्विनी सिंह के सामने आरओ से नामांकन पत्र छीन लिया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसके बाद सपाइयों ने यानी समाजवादी पार्टी के लोगों ने सत्ता पक्ष और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान धक्का मुक्की होने लगी। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को बल का भी प्रयोग करना पड़ा। काफी देर बाद मामला शांत हो सका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव पर जमकर पलटवार किया। जहां उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम प्रदेश में अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएं। ये हम लोगों ने अपने संकल्प पत्र में कहा था। अभी हाल ही में जो घटना हुई है सुल्तानपुर में ज्वेलर्स के यहां दिन दहाड़े लूट की, कई दिनों से अखबारों में, सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विपक्षी पार्टियां, खासकर समाजवादी पार्टी के लोग जिस ढंग से डकैतों का संरक्षण करने का काम कर रहे हैं, अपराधियों को संरक्षण करने का काम कर रहे हैं, उनको अपने परिवार का बता रहे हैं, प्रदेश की जनता के समक्ष कुछ तथ्य मैं रखना चाहता हूं। सुल्तानपुर की घटना में प्रदेश की पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए, चूंकि आधुनिक युग है, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस का युग है, हमारी सरकार ने सभी तथ्यों को गंभीरता के साथ जांच के दायरे में लेते हुए सर्विलांस के आधार पर, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तथ्यों को जानकारी एकत्र की। जो लोग वांछित थे, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी मोबाइल लोकेशन निकाल करके वांछित लोगों की पड़ताल करके, पहचान करके कार्रवाई प्रारंभ की। उस कार्रवाई के दौरान जो अपराधी पकड़े गए वो पुलिस मुठभेड़ में मारे गए और पकड़े भी ढेर सारे लोग गए हैं। चाहे सुल्तानपुर की घटना हो या प्रदेश की कोई भी घटना हो, समाजवादी पार्टी हमेशा अपराधियों के समर्थन मानने का काम करती है। यह पहला मैं वाकया देख रहा हूं या पहला स्टेट देख रहा हूं जहां पर समाजवादी पार्टी, जिस व्यक्ति के यहां अपराध हुआ है, उस ज्वेलर्स के समर्थन में एक भी सेंटेंस समाजवादी पार्टी के मुखिया, समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं आया। जिस व्यक्ति के यहां हत्या हुई है उसके समर्थन में पीड़ित पक्ष के साथ खड़े होने के बजाय हमेशा समाजवादी पार्टी अपराधियों के साथ खड़े होने का दावा करती रही है। जिस बेटी के साथ रेप हुआ हो, समाजवादी पार्टी कभी उसके साथ खड़े होते नजर नहीं आई। केवल आई तो आई है अपराधियों को बचाने के लिए। तो वहीं सुल्तानपुर में डकैती की घटना में शामिल रहे आरोपी मंगेश यादव की पुलिस मुठभेड़ में मौत को लेकर गरमाई सियासत के बीच डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि सभी पुलिस अभियानों के दौरान सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का 100% पालन किया जाता है। कई अभियान चलाए गए हैं और किसी भी संवैधानिक निकाय ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर कोई सवाल नहीं उठाया है। दोनों सरकार और पुलिस की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। ऐसा कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस राज्य के लोगों के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। तथ्यात्मक चीजें थी और संबंधित अधिकारियों ने आपके साथ शेयर किया। इस लूट के प्रकरण में 100% सोने की बरामदगी की जा चुकी है। इस संबंध में
जो ज्वेलर एसोसिएशन की का डेलीगेशन विभिन्न स्तरों पे अधिकारियों से मिल रहा था, इनके प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा कल स्वयं एक वीडियो जारी करके मीडिया के माध्यम से सबको अवगत कराया गया कि हमारी 100% बरामदगी की जा चुकी है। किसी भी घटना में पुलिस का प्रथम उद्देश्य घटना को अनावरित करने का है और अपराधियों को या जिन व्यक्तियों ने उस घटना को कारित किया है उसको पकड़ने का है। लेकिन जब भी पुलिस कोई कार्रवाई करती है उस दौरान बदमाशों के द्वारा भी फायरिंग पुलिस पर की जाती है। ऐसे स्थिति में जो गाय के हित में जो ऑपरेशन होते हैं उन चीजों के बारे में तरह तरह की भ्रांतियां लोगों के द्वारा फैलाई जाती हैं। समय समय पे इस मुख्यालय के द्वारा स्पष्ट किया जाता रहा है कि जितने भी पुलिस ऑपरेशंस होते हैं उसमें जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश हैं एक PUCL गाइडलाइंस के रूप में उसका 100% अनुपालन कराया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश की सिदौली मस्जिद मामले में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि हम इतने कमजोर नहीं हैं, हम अपने धार्मिक स्थलों की रक्षा कानून के दायरे में रहकर करेंगे और उनकी रक्षा करने के लिए हम खुद भी सक्षम हैं। ट्रेनों को डिरेल करने की साजिश पर उन्होंने कहा कि आज देश में जिस तरह से माहौल चल रहा है उसे सुधारना बहुत जरूरी है, ये सिर्फ राजनीति को चमकाने के लिए चल रहा है। बीजेपी और आरएसएस को इस राजनीति से ऊपर उठकर काम करना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में बीजेपी इतिहास बनकर रह जाएगी। सच कहा उन्होंने और इस चीज को मैं भी कह रहा हूं और पहले से मेरे दादा मोहतरम शफीकुर रहमान बख्श साहब ने भी कई बार इस बात को कहा है कि इस टाइप की जो हरकत की जा रही है, देखिए सबसे बड़ी चीज इंसान की जान होती है। और अगर देश एनकाउंटर का मतलब क्या है? एनकाउंटर का मतलब ये नहीं कि आप किसी को पकड़ करके गोली मार दो। अगर कोई बड़े से बड़ा भी अगर मुजरिम है तो उसको अगर वो सरेंडर करना चाहता है तो उसके बाद में उस पर कानूनी तरह से प्रक्रिया चलेगी, सजा जो देगा वो न्यायालय देगा। लेकिन पकड़ कर करके किसी को मार देना ये एनकाउंटर नहीं, ये तो उसका कत्ल है, उसका मर्डर है। और इस टाइप का जो काम कर रहे हैं, चाहे उसमें अधिकारी हो या अधिकारी जिसके भी इशारे पर मंत्री। वहीं उत्तर प्रदेश के मेरठ में हवाई पट्टी पर खड़े एक हेलीकॉप्टर के पुर्जे खोलकर ले जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हवाई पट्टी पर 10-15 लोग घुसे और उन्होंने हेलीकॉप्टर के पुर्जे खोल लिए। इस बीच जब पायलट ने रोकने की कोशिश की तो उसके साथ मारपीट भी की। पायलट का आरोप है कि उसने पुलिस से इस मामले में शिकायत की, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब इसकी शिकायत एसएसपी से की गई है, इसके बाद मामले की जांच शुरू की गई। कल पुलिस ऑफिस आकर एक व्यक्ति ने 3 महीने पहले की एक घटना दिखाकर शिकायत दी, जिसमें कि उनके साथ परतापुर एयर स्ट्रिप पर मारपीट और गाली गलौज करने की शिकायत दी गई है। हेलीकॉप्टर लूट की उसमें कोई उल्लेख नहीं किया गया है, ना ही इस प्रकार की कोई घटना घटित हुई है। प्रथम दृष्टया ये प्रकरण एक एविएशन कंपनी के 2 पार्टनर्स के बीच में है, जिसमें कि कोई विवाद को लेकर इनमें झगड़ा है और इसमें जांच एएसपी को दी गई है, जो कि मौके पर जाकर जांच कर रहे हैं और इसमें जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी जांच के उपरांत। फिलहाल इस प्रकार की लूट की घटना नहीं है और ये घटना 3 महीने पूर्व। तो खबर दिन भर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।